हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। और ये हमारा क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 7 है। ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। पिछले क्लासेस में मैंने यूक्लिड एल्गोरिथम और यूक्लिड्स लेमा जो था वो मैंने पूरा ख़त्म कर दिया था। उस पर सारे क्वेश्चंस हो गए थे, सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे। तो मैंने आपको बताया भी था कि आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको 3-4 चीज़ें बता देता हूँ और कुछ चीज़ें आपको जो 9th में पढ़ाई गई हैं उनको मैं रिवीजन भी करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि किसी संख्या को हम फैक्टर्स में तोड़ते कैसे हैं। आपने जब एलसीएम निकालना सीखा होगा तो आपको कोई भी नंबर दिया रहता होगा, आप उसको फैक्टर्स में तोड़ते थे, है ना। कैसे तोड़ते थे, गुणनखंड कैसे करते थे। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 48, इसको आपको फैक्टर्स में तोड़ना है। ऐसे किया जाता था, क्योंकि ये इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, सम संख्या है तो 24 आया, वापस से 2 से डिवाइड करेंगे 12 आया, वापस से 2 से करेंगे 6 आया, वापस से 2 से 3 और इस बार 3 से 1। तो जो 48 होगा वो क्या लिखा जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार और एक बार 3, और इन चारों 2 को हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया इजी। तो हम किसी भी नेचुरल नंबर को फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, ये देख लिया, है ना। फैक्टर्स में तोड़ने का मतलब ये है कि हम इन प्राइम नंबर्स को गुणा करके 48 पे आ सकते हैं। ओके, इन प्राइम नंबर्स को पावर में चाहे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात सेम है। अब एक और बात, आपने नेचुरल नंबर से फैक्टर में जाना तो सीख लिया। अब क्या अगर ऐसा पॉसिबल है कि हम ढेर सारे प्राइम नंबर्स ले लें, ढेर सारी अभाज्य संख्याएं ले लें और उन संख्याओं को किसी भी तरह गुणा करते रहें तो हमें नेचुरल नंबर्स मिलते रहेंगे। सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है। मैंने एक बड़ा सा सेट बनाया, मान लो एक बड़ा सा सेट बनाया, उसमें मैंने 2 3 5 7 ऐसे करते करते सारे प्राइम नंबर्स इसमें रख लिए। ये प्राइम नंबर्स का सेट है। ओके, मान लो एक बक्से में मैंने सारे प्राइम नंबर्स रख दिए। अब मैं सोच रहा हूं कि इनको गुणा करते रहूं, कोई भी 3-4 प्राइम नंबर उठाऊं, 5-6 प्राइम नंबर उठाऊं और उनका गुणा कर दूं, तो क्या हमें कोई एक नेचुरल नंबर मिलेगा। देख लेते हैं। मान लो मैंने 2 उठाया, 3 11 23, ये 4 संख्याएं उठाई। अब मैं सोचता हूं कि क्या इनको गुणा करके कोई एक हमें मिल सकता है नेचुरल नंबर। देखो गुणा करके क्या आता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 23, 2 3 जा 6, 6 को जब 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 मल्टीप्लाइड बाई 23, 3 6 18 कैरी 1, 3 6 18 19 और प्लस में 8 1518। ओके, तो क्या 1518 नेचुरल नंबर नहीं है? है ऑब्वियसली। 1 से लेकर जितनी भी इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यही नहीं, आप कोई भी प्राइम नंबर उठा लो इस सेट से, उसको रिपीट करके चाहे लिख लो चाहे उसको एक एक बार लिखते चले जाओ, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा, है ना। तो आपको एक पैसेज मिल गया, 2 वे पैसेज। आप अगर नेचुरल नंबर से चले तो आपको उसके फैक्टर्स मिल गए, आप अगर फैक्टर्स उठाए और उनको मल्टीप्लाई किया तो आपको एक नेचुरल नंबर मिल गया। तो ये जो हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये इन्हीं 2 चीज़ों पे बेस्ड है ना। आपको या तो कोई नेचुरल नंबर को फैक्टर में चेंज करना होगा या तो फैक्टर में से नेचुरल नंबर में आना होगा। तो देखते हैं कि इस थ्योरम का जो इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का जो स्टेटमेंट है वो क्या है और इस पे हम लोग कैसे काम करेंगे, आइए आगे देखते हैं। ओके, तो दूसरी चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड है वो मैं आपको बता दूं, जो चीज़ मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को पढ़ने के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली वो चीज़ आपको पहले से पता है, लेकिन यहाँ हम लोग एक उसे अलग तरीके से बताने वाले हैं। एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री।
हिंदी में गुणनखंड वृक्ष, सब लोगों ने इस नाम को सुना होगा आई थिंक, है ना। फैक्टर टी क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वही जब आप किसी संख्या को फैक्टर्स में तोड़ते हैं तो जो फैक्टर्स आते जाते हैं इधर, मैं बता देता हूँ कैसे करके, एक एग्जांपल दे देता हूँ। वही 48 अगर हम उठा लें, ओके, 48 को हमने जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसको यहाँ लिखते हैं, और डिवाइड करने पर जितना बचा उसको इधर लिखते हैं। 2 से 48 को डिवाइड किया तो कितना बचेगा? 24। अब इस 2 को यही रहने दो, अब 24 पे आओ। 24 को 2 से डिवाइड किया, इधर कितना बचेगा? 12। अब 2 को यही रहने दो, 12 पे आओ। इसको 2 से डिवाइड किया 6 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 बचेगा, 3 को डिवाइड किया तो 1 बचेगा, है ना। ये जो एक आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। ये ट्री के जैसा दिख रहा है ना आपको, ब्रांचेस लगी हुई हैं। तो हम किसी नंबर के फैक्टर्स को इस रूप में लिख लें तो इसको क्या बोलते हैं? फैक्टर ट्री। एक चीज और समझ लो, देखो अगर हमने 48 को 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 किया, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके तो हमें 48 आया। अगर मैं 2 और 3 का ऑर्डर आगे पीछे कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मतलब कि मैं 2 पहले लिख लिया, 3 बीच में लिख लिया, वापस से 2 बाद में लिख लिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? देख लो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, दूनी 48, वापस से 48 आ रहा है। कोई और तरीका ले लो, 3 को यहाँ उठा लो, सारे 2 लास्ट में भेज दो, स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक चीज हमें ये निकल के आती है कि जिस नंबर के हमने फैक्टर्स किए, उन फैक्टर्स को चाहे जिस तरीके से लिखो, है ना, चाहे सबसे बड़े वाले को पहले उठा लो, सबसे छोटे वाले को लास्ट में भेज दो, चाहे बीच में करो, चाहे किनारे करो, जब हम गुणा करते हैं तो अल्टीमेटली हमें वही नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फैक्टर्स को लिखने का ऑर्डर इस नंबर को नहीं चेंज करेगा, है ना। ये चीज समझ में आ गई? फैक्टर ट्री क्या होता है ये समझ में आ गई। अब हम लोग डायरेक्ट जंप करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। ओके, मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है। इस थ्योरम को, प्रमेय को हम लोग नंबर 1 नाम दे रहे हैं। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या कहती है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा गुणनफल अभाज्य संख्याओं के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होगा, है ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब कि फैक्टराइज्ड as a product of prime numbers, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था कि हम लोग प्रत्येक नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर तो आपको पता ही होगा, वे संख्याएं जो किन्हीं 2 प्राइम संख्याओं को प्राइम नंबर्स के गुणे में लिखा जा सकता है। तो हर एक, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है ये कहती है कि हर एक प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर को हम किन्हीं 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर्स के गुणे में लिख सकते हैं। और जब हम इनको लिख दिया तो कोई और ऐसा रास्ता नहीं मिलेगा कि हम उसको दोबारा से लिख दें प्राइम के गुणे में। मतलब कि हमने किसी एक कंपोजिट नंबर को कुछ प्राइम नंबर्स के फैक्टर में लिख दिया, अब हमें इन प्राइम नंबर्स को छोड़कर कोई और प्राइम नंबर्स नहीं मिलेंगे कि जिनको गुणा करें तो वापस से हम उसी नंबर पे पहुंच जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूं। मान लो कि 72 ले लो, ठीक है। कह रहा है कि हम इस 72 को प्राइम नंबर के गुणे में लिख सकते हैं। तो 72 का अब से मैं जब भी फैक्टर करूंगा तो फैक्टर ट्री का यूज करूंगा, ठीक है। आप भी वैसे ही कीजिएगा। तो जब 2 से डिवाइड किया 36, इसको 2 से करेंगे तो 18, इसको 2 से करेंगे तो 9, फिर इसको 3 से करेंगे तो 3। अब वापस 3 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 आएगा और 1 हमको लेना नहीं है। तो 72 के फैक्टर्स क्या क्या आ गया?
3 बार 2, 2 बार 3, तीन बार 2 और 2 बार 3। हमने 72 को ऐसे लिख दिया। अब हमसे कह रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन है यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर अकर। यही जो फैक्टर्स का ऑर्डर है हम इसको आगे पीछे कर दें तो इस चीज के सिवा 72 का और कोई भी फैक्टराइजेशन नहीं मिलेगा। 3 और 2 को छोड़कर कोई और ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा जिसकी पावर में आप इसको लिख सकें। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 और 3 को छोड़कर कोई और ऐसा प्राइम नंबर नहीं मिलेगा कि जिसके पावर के गुणनफल में हम इसको लिख सकें, है ना। ऐसे हमारी है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके आगे क्या करना है आइए देखते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है अपनी इस फंडामेंटल थ्योरम पर रिलेटेड। तो जो एग्जाम्पल है वो कह रहे हैं दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 4 की घात n का अंत 0 या 5 पर नहीं हो सकता है। शो दैट फॉर एनी नेचुरल नंबर n द नंबर 4 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। मतलब कि n हम कुछ भी ले लें, जो 4 की घात n है वो 0 या 5 पर नहीं एंड हो सकती। मतलब इसका जो आखिरी अंक होगा वो 0 या 5 नहीं होगा। 4 की घात n का आखिरी अंक 0 या 5 होगा क्या? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इसमें प्रूफ करना है नहीं होगा, हमें पता करना है होगा या नहीं होगा। देखो यदि होगा तो क्या क्या हमें पॉसिबिलिटी मिलेगी। यदि 4 की घात n का आखिरी अंक, आखिरी मतलब जो यूनिट डिजिट होता है इकाई पे, 0 या 5 है तो अगर इसका आखिरी अंक 0 या 5 है तो हम इसको 5 से भाग दे सकते हैं क्या, है ना। 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है, कोई संख्या 5 से तब भाग दी जा सकती है जब उस संख्या का आखिरी डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। अगर 0 हो गया तब भी हम 5 से भाग दे सकते हैं, अगर 5 हो गया तब भी हम 5 से भाग दे सकते हैं। तो हमें ये पता लगाना है क्या हम 4 की घात n को 5 से भाग दे सकते हैं। देखो 4 की घात n है क्या, अगर हम 4 को 2 की घात 2 लिखें तो ये क्या बन जाएगा, 2 की घात 2n, है ना। 4 का जो हम 2 को ही लिखते चले जाएंगे, कितनी बार लिखेंगे, 2n बार, है ना। 2 को गुणा करके ऐसे हम लिखते चले जाएंगे ऐसे, और ये कितनी बार हमने लिखा, 2n टाइम्स। तो मतलब 4 की घात n का जो सिर्फ जो फैक्टर आया वो केवल 2 ही है, 2 ही बार बार रिपीट हो रहा है, 2 के सिवा कोई और नंबर नहीं आएगा। और जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि जब हमने किसी नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर के गुणे में लिख दिया तो अब ये जो एक्सप्रेशन है ये यूनिक है, अद्वितीय है। अब हम 2 की घात 2n मतलब 4 की घात n को किसी और तरीके से प्राइम नंबर्स के गुणे में नहीं लिख सकते। तो आपको यहां से क्या पता चल गया कि 4 की घात n का एकमात्र गुणनखंड 2 है ना। 2 इज द ओनली फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। अगर इसका केवल फैक्टर 4 टू द पावर n है तो इसमें ना तो 5 आएगा कहीं, और जैसे ही 5 ना आया तो हम 5 से डिवाइड ही नहीं कर सकते। अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो मतलब उस संख्या को जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 जरूर आएगा। आप चेक कर लीजिए, कोई सी भी संख्या जिसको हम 5 से भाग दे दें, मान लीजिए मैंने 25 ले लिया, अगर हम 25 को 5 से भाग दे सकते हैं तो 25 के गुणनखंड में 5 जरूर आएगा। 30 को भी 5 से भाग दे सकते हैं, 30 के गुणनखंड में 5 जरूर आएगा, है ना। यहाँ पे तो 5 आ नहीं रहा है इसके गुणनखंड में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 की घात n को 5 से
डिवाइड नहीं किया जा सकता, यही तो मतलब हुआ। अब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता तो इसका क्या मतलब हुआ, लास्ट डिजिट ना तो 0 है ना तो 5 है ना। अतः 4 की घात n क्या पूछ रहा है, का अंत 0 या 5 पर नहीं होगा। एकदम सिंपल सी चीज है यार, डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आसानी से कर सकते हो। एक बार रिपीट कर दूं क्या, करे दे रहा हूं। 4 की घात n का आखिरी अंक 0 या 5 है, इसको चेक करने के लिए हमें देखना है कि 5 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर किसी संख्या में 5 से भाग जाएगा तो उस संख्या के जो क्या बोलते हैं फैक्टर्स होंगे उसमें कहीं ना कहीं 5 हमको जरूर दिख जाएगा। लेकिन जब हमने 4 की घात n का फैक्टर किया तो हमें 5 कहीं दिखा ही नहीं। जब 5 नहीं दिखा तो हम कह सकते हैं कि 4 की घात n को 5 से भाग नहीं दिया जा सकता, और जब भाग नहीं दिया सकता तो उसके तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, ठीक। जो हमारा HCF होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ, मैं हिंदी में भी बताऊंगा टेंशन मत लेना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर इन बोथ या बोथ नहीं लिखते हैं क्योंकि हम HCF सिर्फ 2 नंबर का थोड़ी ना निकालेंगे, एक से ज्यादा नंबर भी मिल सकते हैं। इन दी गिवन नंबर्स, मैं पहले इनको लिख देता हूँ फिर मतलब समझाता हूँ है क्या। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर of each factor in the given numbers। राइटिंग में थोड़ा तेज लिख रहा हूँ तो समझ जाओगे आई थिंक। HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन द गिवन नंबर। हमारे पास 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, मान लो इन तीनों का या दोनों का हमें HCF निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उनको गुणनखंड में बदलेंगे, उनका फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर करने के बाद जो भी हमारे पास गुणनखंड आएंगे उनको पावर में लिखेंगे, अगर लिखने लायक है तो पावर में लिख दिया। अब देखेंगे कि पहली संख्या के गुणनखंड और दूसरी संख्या के गुणनखंड में कौन कौन से गुणनखंड कॉमन है। ओके, जब कॉमन दिख जाए तो जो जो कॉमन है उसको उठा लो और उसकी घात में सबसे छोटी घात लगाओ। मान लो पहली संख्या में उस फैक्टर की घात 3 है, दूसरी संख्या में उस फैक्टर की घात 2 है, तो 3 और 2 में से जो छोटा मतलब 2 को हमें उठाना है तो यहाँ पे हम उसकी घात 2 लगा देंगे। फिर गुणा करेंगे, अगला फैक्टर उठाएंगे, देखेंगे वो फैक्टर दोनों में कॉमन है या नहीं, अगर कॉमन है तो उसकी सबसे छोटी घात लिख देंगे। इस तरह से लिखते चले जाएंगे सारे फैक्टर और आखिर में गुणा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, HCF। अगला LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, दिस इज फैक्टर इन द गिवन नंबर्स। इस बार हमें कॉमन नहीं ढूंढना है, ठीक है, हमें एक एक फैक्टर उठाना है और दोनों में जो उसकी सबसे बड़ी पावर है उसको यहाँ पे लिखना है। फिर दूसरा फैक्टर दोनों में देखेंगे या तीन नंबर से तो तीनों में देखेंगे, जो उसकी सबसे बड़ी पावर है उसको लिखेंगे, है ना। कैसे करेंगे ये मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। मान लो हमारे पास 2 नंबर है, एक है 48 और दूसरा है 72। मैंने अभी इनको लिया था तो फिर से ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 48 का फैक्टर करो, क्या आएगा, क्योंकि मैंने ये कर दिया था अभी इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, ठीक है। 72 का फैक्टर करो, क्या आएगा, इतना आ गया।
8 9 72। अब इनको हम पावर में लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर कितनी आएगी? 3 और नहीं 4 है, 2 की पावर 4 है और 3 की पावर 1 ही है। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 3 और 3 की पावर 2 है। ऑल राइट, अब आइए हमारी HCF की बारी। HCF में क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है। दोनों में 2 भी कॉमन है, दोनों में 3 भी कॉमन है ना। अब इस कॉमन नंबर की स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। दोनों कॉमन है तो पहले मैं दोनों को लिख देता हूँ। यहाँ 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। 4 बड़ा है या 3? 4 बड़ा है ना, तो हमको लेना कितना है, किसको? स्मॉलेस्ट को ले लिया। यहाँ 3 रहेगा, सॉरी। अब देखते हैं 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, लेकिन हमें तो लेना है स्मॉलेस्ट को। 3 की पावर 1 ले लिया। 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 3 की पावर 1 का होता है 3, 8 3 सा 24। 24 आ गया इसका HCF। ओके, LCM को क्या करना है, हर एक पावर उठानी है और उसकी बड़ी वाली पावर लिख देनी है। 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो बड़ी पावर 4 है, लिख देते हैं। 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमको बड़ी वाली पावर लिखनी है। 2 टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 16 और 3 3 सा 9, 144। समझ आया? एकदम इजी चीज है, बस फैक्टर्स में चेंज कर लो और HCF में कॉमन देखना है। कॉमन देखने के बाद सबसे छोटी वाली पावर, और LCM में कॉमन नहीं देखना है, सिर्फ नंबर्स को लिखने हैं और उनकी सबसे बड़ी वाली पावर। अब अगर आपने एक बार इसमें बड़ी वाली पावर लिख दी, 2 टू द पावर 4 लिख दे, तो 2 टू द पावर 3 को नहीं लेना है ना, सिर्फ एक ही पावर लिखनी है। ओके, एक और एग्जांपल दे देते हैं जिसमें कई सारे फैक्टर हो। इसमें तो सिर्फ 2 ही फैक्टर थे, 2 और 3 है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लिया है, उसमें एक नंबर है 180 और दूसरा नंबर है 168। इन दोनों नंबर से काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, तो इसमें आई होप कि 2 3 आ ही जाए फैक्टर्स। तो देखते हैं 180 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा। अलग कर लेते हैं, इसको यहाँ से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ फैक्टराइज करते हैं। 180 को वैसे ही फैक्टर ट्री बना के ही करना है। ओके, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे 2 45। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से 5 4 9, 5 4 9 या 3 से कट जाएगा, फिर से 3 से, अब 5 से कटेगा तो 5 दोबारा नहीं लिखा जाएगा। 2 2 3 3 5, 2 की घात कितनी आ गई 2, 3 की घात कितनी आ गई 2 और 5। ओके, अब 168 को देख लेते हैं, 168 को फैक्टराइज करके। 2 से हुआ 84 टाइम्स, वापस 2 से 42, वापस 2 से 21, 3 से तो 7। इसके क्या क्या आ गए फैक्टर्स, 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए। ओके, अब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, जो जो फैक्टर कॉमन है पहले उसको लिख देंगे। क्या कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लिख दिया। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लिख दिया। अब 2 की दोनों में सबसे छोटी पावर क्या है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो सबसे छोटी 2 है, लगा दिया। 3 की सबसे छोटी, इसमें 2 है, इसमें 1 है, लगा दिया। 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, HCF क्या आ गया 12। अब बारी आती है LCM की। LCM के लिए सारी पावर एक एक करके लिख देनी है, मतलब सारे नंबर्स। 2 भी है इसमें लिख दिया, 3 भी है इसमें लिख दिया, 5 भी है लिख दिया, 7 भी है लिख दिया। अब इनकी बड़ी बड़ी हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, 5 की 1 है, 7 की 1 है। ओके, इनको देखो क्या आता है 8, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 5 सा 40 मल्टीप्लाइड बाई 3 3 सा 9, 9 7 सा 63। जब इसको गुणा करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 4 3 सा 12, कैरी 1, 4 6 सा 24, 25। 2520 इनका क्या आ गया LCM। एकदम आसान चीज़ है, 2 एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं,
आप लोग को आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो खुद से एग्जांपल लीजिए, इन नंबर्स को बदलिए और देखिए कि आप कैसे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इससे आपकी फैक्टर करने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, फैक्टर ट्री भी प्रैक्टिस हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ की एक नई आपको तकनीक भी मिल जाएगी। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। ओके, अब इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दे दिए हैं, आप लोग इनको ट्राई कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि इन दोनों क्वेश्चंस के जो एलसीएम और एचसीएफ है वो आपने निकाले, क्या आया है। ओके, अगर सही है तो मैं बताऊंगा, अगर गलत है तो भी मैं बता दूंगा। ओके, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।